प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन का अध्ययन करने जा रहे हैं। कहानी दोपहर का भोजन के रचनाकार है अमरकांत। अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। यह एक कहानी है निम्न मध्य वर्गीय परिवार की, ऐसा परिवार जो गरीबी से जूझ रहा है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। यह परिवार गरीबी में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। मुंशी जी का पूरा परिवार और उसका जो संघर्ष है वह पूरी तरह से भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। जैसा कि कहानीकार अमरकांत की रचित इस कहानी में दोपहर का भोजन नामक इस कहानी में हम पाते हैं कि सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को अधिक मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को वह बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, और इस कहानी के रचनाकार है साहित्यकार अमरकांत। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, इस कहानी की प्रारंभिक पंक्ति में हमें सिद्धेश्वरी यानी इस कहानी की नायिका का परिचय प्राप्त होता है। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच उसने अपना सर रख लिया है और शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते हुए चींटे चींटियों को अब वह देख रही है। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। उसे बहुत देर से प्यास लगी हुई थी और अचानक इस बात का एहसास सिद्धेश्वरी को हुआ। सिद्धेश्वरी को अचानक मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भरकर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। मतवाले की तरह, मतवाले से आशय है जैसे कोई नशे में चूर हो, मत में मस्त हो, मस्त और लापरवाह हो। इस प्रकार से वह मस्त और मतवाले की तरह उठी और वह गगरे से आशय है मटके से, उसने मटके से एक लोटा भरकर पानी लिया और उस पानी को वह गट गट पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया। जैसा कि सिद्धेश्वरी ने खाना नहीं खाया था, वह भूखे पेट थी और इस प्रकार खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। खाली पानी उसके कलेजे को लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर नीचे लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। जी में जी आना यानी होश में आना। वह होश में आई, उसके जी में जी आया, वह होश में आई। लगभग आधे घंटे तक तो वह फर्श पर वैसे ही पड़ी रही और उसके पश्चात उसके जी में जी आया। वह बैठ गई। उसके पश्चात वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। ओसारे से आशय है बरामदे नुमा, उसके घर में स्थित जो एक स्थान था
उसे ओसारा कहा जाता है। उस ओसारे में एक अध टूटे खटोले पर, एक छोटी सी खाट पर, छोटी सी चारपाई पर उसका जो 6 वर्षीय लड़का प्रमोद सो रहा था, उस पर उसकी दृष्टि टिक गई। उसने अपनी आंखों को मलकर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए हुए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। इस प्रकार सिद्धेश्वरी का 6 वर्षीय बेटा, जिसका नाम प्रमोद है, वह इस कहानी के इस भाग में उसके बारे में बताया गया है कि वह लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा उसकी छाती की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि परिवार पूरी तरह से गरीबी की मार में जकड़ा हुआ है, गरीबी की जकड़ में जकड़ा हुआ है। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट फूलकर हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका पेट फूला हुआ था, हंडिया की तरह दिखाई पड़ रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी, अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। उसका पेट फूला हुआ था। उसके गले की और उसके सीने की जो हड्डियां हैं, छाती की हड्डियां हैं, वह साफ देखी जा सकती थी। इस प्रकार इस कहानी के इस भाग में सिद्धेश्वरी के 6 वर्षीय पुत्र प्रमोद के बारे में बताया गया है। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही। उसके बाद उस बच्चे पर अपना गंदा सा ब्लाउज वह डाल दिया और वह अब किवाड़ से बाहर का दृश्य देखने लगी, निहारने लगी से आशय है बाहर देखने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी, जैसा कि 12 बज चुके थे और धूप बहुत अधिक तेज थी। और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। 12 बज चुके थे, धूप बहुत तेज थी। धूप से बचाव करने के लिए कुछ व्यक्ति या तो अपने सिर पर तौलिया डालते या गमछा रखते अथवा मजबूती से कोई छाता ताने हुए भी चले जा रहे थे और इस प्रकार वह बाहर का दृश्य निहार रही थी। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। व्यग्रता से आशय है उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव, व्याकुलता का भाव, घबराहट का भाव फैल गया और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा, जब उसने अपना सिर बाहर निकाला और गली के आखिरी छोर की तरफ उसने निहारा से आशय है देखा, तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। इस भाग में हमें सिद्धेश्वरी के दूसरे लड़के रामचंद्र की जानकारी प्राप्त होती है। सिद्धेश्वरी प्रतीक्षारत थी और उसको गली के आखिरी छोर में रामचंद्र, उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता, घर की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। जैसे ही उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आ रहा है तो वह फुर्ती से उठी। उसने फुर्ती से यानी बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में चली गई। चौके में जाकर खाने के स्थान को उसने जल्दी जल्दी पानी से लीपना शुरू कर दिया। वहां पीढ़ा रखकर उसके सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का।
रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। बहुत तेज धूप हो रही थी, दोपहर के 12 बज रहे थे। रामचंद्र घर के अंदर आया। आने के बाद वह धम से चौकी पर बैठ गया और वहीं पर बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। यह जो भाग है इसमें हमें रामचंद्र की वेशभूषा की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, अस्त व्यस्त यानी बिखरे हुए थे। उसके फटे पुराने जूते थे जिन पर गर्द यानी मिट्टी जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरणी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। वह अपने बेटे को देखती रही। वह भयभीत, जिस प्रकार डरी हुई हिरणी बार बार अपने नेत्रों को झपकाती है, उसी प्रकार डरी हुई हिरणी की तरह वह अपने सिर को उचकाकर घुमाकर अपने बेटे को बहुत ही व्यग्रता के साथ, व्यग्रता से आशय बहुत घबराहट के साथ, वह उसको बेचैनी के साथ, घबराहट के साथ में वह उसको निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू। पास जाकर उसने आवाज लगाई, बड़कू बड़कू। जैसा कि सिद्धेश्वरी अपने बड़े पुत्र रामचंद्र को बड़कू कहकर संबोधित किया करती थी, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने मां की ओर सुस्त नजरों से देखा और फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। यंत्र से आशय है जैसे मशीन हो, मशीन की भांति यंत्रवत तरीके से वह आकर चौकी पर बैठ गया। उसने अपने हाथ धोए और जूते निकालने और नीचे रखने के बाद लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद में वह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है? सिद्धेश्वरी ने डरते डरते उससे पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके, यानी बाबूजी ने खा लिया क्या? रामचंद्र ने अपनी माता सिद्धेश्वरी से पूछा, क्या बाबूजी ने खाना खा लिया है? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे, यानी अभी वो आते ही होंगे, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। यहाँ हमें रामचंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिद्धेश्वरी के सबसे बड़े लड़के, जिसको सिद्धेश्वरी बड़कू के नाम से संबोधित किया करती थी, उसकी उम्र 21 वर्ष की है। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां, इस प्रकार से उसकी देह की स्थिति है, यानी रामचंद्र के शरीर की स्थिति है। वह लंबा दुबला पतला है, गोरा रंग वाला है, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर उसके झुर्रियां देखी जा सकती है। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। वह स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखा करता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। दार्शनिक से आशय है जिस प्रकार दर्शन शास्त्री हो, देखने वाला हो, उसकी तरह रामचंद्र ने खाने की ओर देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की
तली तरकारी। जो कुछ सामने भोजन में रखा हुआ था उसमें कुल 2 रोटियां थी, भर कटोरा पनियाई दाल थी। पनियाई से आशय है पानी वाली दाल, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, दाल की मात्रा कम थी। इस प्रकार पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। इन पंक्तियों में हमें सिद्धेश्वरी के मंझले पुत्र की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका नाम मोहन है। मोहन जो सिद्धेश्वरी का मंझला पुत्र है, जिसकी उम्र 18 वर्ष की है और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान से आशय है परीक्षा, प्राइवेट परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। इस प्रकार यहाँ पर जब रामचंद्र ने अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा तो सिद्धेश्वरी ने झूठ कह दिया। सिद्धेश्वरी ने झूठ कहा, उसकी सच बोलने की तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ पर वह पढ़ने गया है, आता ही होगा। पढ़ाई में उसका बड़ा अच्छा दिमाग लगता है, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा वह पढ़ाई की ही बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। दोपहर का भोजन रामचंद्र कर रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। सिद्धेश्वरी के मन में भय का भाव था, साथ ही साथ आतंक का भाव भी सिद्धेश्वरी को घेरे हुए था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक के भाव से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। निहारना से आशय है देखना, उसको देख रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? उसने अपने बेटे से पूछा। उसका हृदय तो डर से भयभीत हो रहा था, आतंक भी उसके हृदय में समाया हुआ था। वह भय और आतंक से भरकर पूरी तरह से अपने बेटे से कुछ पूछना चाह रही थी। उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी मां को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। रामचंद्र ने जवाब दिया कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। आसमान में जिस प्रकार पाल की नावें तैरती है, उसी प्रकार आकाश में 1-2 टुकड़े तैर रहे थे। आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। और जो बालक खटोले पर सोया हुआ था, जो 6 वर्षीय बालक था, जिसका नाम प्रमोद था, सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे वाले पुत्र का नाम प्रमोद, और वह खटोले पर सोया हुआ था और उसकी सांस का खर खर का शब्द सुनाई पड़ रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? रामचंद्र ने अपने सबसे छोटे वाले भाई के बारे में पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? रोया तो नहीं था। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई।
आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। सिद्धेश्वरी ने यहाँ पर भी फिर से झूठ बोल दिया और वह झूठ बोलते हुए उसने कहा कि आज तो प्रमोद बिल्कुल भी सचमुच नहीं रोया, सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है और कहता है कि बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। ऐसा लड़का, पर वह आगे कुछ न बोल सकी और उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद ही सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। इस प्रकार से रामचंद्र अपना दोपहर का भोजन करता रहा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूं, एक रोटी और लाती हूं, इस प्रकार का आग्रह। और उठते हुए सिद्धेश्वरी ने पूछा। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। जैसे ही 2 रोटी खाने के पश्चात सिद्धेश्वरी ने एक रोटी और लाने के लिए उठने का उपक्रम किया तो रामचंद्र ने हाथ से मना कर दिया। हड़बड़ाता हुआ वह बोला कि नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट तो पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं, मैंने खूब पेट भरकर भोजन कर लिया है, अब मैं और अधिक नहीं खा पाऊंगा। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही, अच्छा आधी रोटी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम ऐसा चाहती हो क्या कि अधिक भोजन कराकर मैं बीमार पड़ जाऊं? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। रामचंद्र ने भी कहा कि यदि उसको भूख लगी होती तो वह और रोटी ले लेता। सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, मां पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने के लिए चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण के बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। और इस प्रकार रामचंद्र ने अपने मुंह में भोजन का यह ग्रास भी रख लिया। इस प्रकार से रखा मानो यह भोजन का ग्रास न हो, पान का बीड़ा हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन का प्रथम अंश पढ़ लिया है। इस कहानी का आगामी एवं अंतिम अंश से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।